नमस्कार। आज आज की वीडियो में दो छोटे छोटे प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम जो है बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन प्रॉब्लम है कंसेप्ट के मामले में। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस में भी आ सकता है, मेंस में भी। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये तो मेंस में आने का पूरा पूरा हकदार है। बिल्कुल बोल रहा है कि मुझे ले लो और क्या पता कोई ले भी ले। ये क्वेश्चन है, ये मेन एडवांस में आ सकता है, एक दो क्वेश्चंस और मिला के। इस क्वेश्चन में गलतियां करने के काफ़ी चांसेस हैं। ये क्वेश्चन तो आई होप कि काफ़ी सारे बच्चे कर लेंगे। ये क्वेश्चन में देर आर चांसेस कि बच्चे मिस्टेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से भी ढीले हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्ट की कहीं ना कहीं गुंजाइश है, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है, जो भी इसको पहली बार देख रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको लगाइए। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आप सिंपली अगर आपको क्लिक कर गया, आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर इसको लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन को भी लगाइए, देखिए, पढ़िए। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। तो चलिए देखते हैं। You give a quick push on 3 identical sticks at the locations shown below. Your force is constant and it acts over the same small distance delta x. ये थोड़ा पढ़िए, ध्यान दीजिए। स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा टी नहीं है। डेल्टा टी वाले क्वेश्चन शायद आपने काफ़ी सारे किए होंगे, ये डेल्टा एक्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती हो सकती है। डेल्टा एक्स वाला क्वेश्चन है, विच स्टिक हैज़ द लार्जेस्ट रिजल्टिंग सीएम वेलोसिटी। ओह, तो इसीलिए मैं बोला ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि डेल्टा एक्स दिया हुआ है। देखिए अच्छा, मान लीजिए डेल्टा टी होता। चलिए पहले डेल्टा टी वाला डिस्कस करते हैं हम लोग, कि मैंने एफ से दिया एक कोने में है, तो एफ डी टी मेरा सिमिलर रहा, एफ डी टी। ठीक है, एफ डी टी क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है ना, डी पी बाई डी टी। तो एफ डी टी इज़ वॉट? इट इज़ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर एफ डी टी तीनों में सेम है, तीनों में एफ डी टी सेम है, सेम टाइम के लिए बोला मैं, सेम टाइम, एफ डी टी सेम है, चेंज ऑफ मोमेंटम सेम मिलेगा। चेंज ऑफ मोमेंटम तो मैं सेंटर ऑफ मास से ही निकालता हूँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, बाकी पॉइंट्स वेलोसिटी तो मैं निकालता, सेंटर ऑफ मास की ही बात करता हूँ। तो अगर ये डी टी बोला होता कि ओवर स्मॉल सेम डी टी इन ईच केस, तो मेरी वेलोसिटी जो है सब में सेम रहती। देखिए ये पार्ट नंबर डी हो जाता। बट अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला? डी टी नहीं बोला, डी एक्स बोला है, डी एक्स। डी एक्स बोलने से क्या हुआ, थोड़ा क्वेश्चन ये जो है अच्छा बन गया। अच्छा कैसे बन गया, चलो देखते हैं। अरे कुछ लोग बोलेंगे अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, सब ऐसे ही। तो ठीक है, एफ इंटू डेल्टा एक्स, मैं वर्क डन लगाऊंगा इसमें। क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कुछ फ्रिक्शन विक्शन तो शायद नहीं है, या होगा भी तो हम थोड़ा ज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स छोटा ही है। तो डेल्टा एक्स उसका है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आप जो है ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ कॉर्नर पे या सेकंड वाले केस में एफ दूंगा, तो इस पर एक रोटेशनल फोर्स आएगा, ओमेगा भी आ जाएगा इसमें। बट इस सेंटर ऑफ मास पे मारूंगा इसको मैं, तो इसमें ओमेगा नहीं आएगा भाई, ओमेगा नहीं आएगा ना। सेंटर ऑफ मास से ही मैं, अभी देखो, सेंटर ऑफ मास से ही मैं टॉर्क निकालूंगा। अब मैं सेंटर ऑफ मास से क्यों टॉर्क निकालूंगा, ये मैंने एक इसके पहले की वीडियो में बताया है कि सेंटर ऑफ मास से ही हमको टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इस टाइप के केसेस में, जहाँ की एक्सेलरेशन और रोटेशन में दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से करूँगा, ये तो फोर्स यहीं से पास हो रहा है, तो ये इसमें ओमेगा नहीं आएगा। तो देखिए एफ डेल्टा एक्स क्या होगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जिसमें ये
टर्म नहीं है उसकी ये वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये टर्म तो सेम है भैया हमारा, एफ डेल्टा एक्स तो सेम है। तो जिसके पास ओमेगा नहीं है उसका तो फिर सी एम ज़्यादा है। अब इसके पास, सी वाले के पास जो है कोई ओमेगा नहीं, तो बस सी वाले के पास कोई ओमेगा नहीं, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के, कुछ भी इधर उधर करके, एंगल पे बिठा के, फोर्स को इधर बिठा के उधर बिठा के पूछा सकता है, बट कंसेप्ट, यही वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं बोला अभी वर्क डन वाला जो फंडा है मैंने यहाँ लगाया, तो ये जो वर्क डन वाला फंडा है यहाँ क्यों लगता नहीं? अगर मैं सेम टाइम 3 रॉड लूँ, सेम टाइम के लिए मैं एफ डेल्टा टी सब में सेम टाइम के लिए लगा रहा हूँ, तो ये वर्क डन वाला फंडा यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? यहाँ तो तीनों की वेलोसिटी सेम है, तीनों की वेलोसिटी सेम है, बट इसकी अभी मैंने कहा इसमें पहले वाले केस में एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसका मतलब इसकी जो नेट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो एफ डी टी वाला काम हो रहा है, एफ डी टी वाला काम वो सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो कैसे ज़्यादा हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पे जो है, जो मेरा डी एक्स निकल के आ रहा है सबसे ज़्यादा है। ये सवाल भी आ सकता है उल्टा आपके, कि जो एफ अगर सेम टाइम के लिए लगा तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट या डी एक्स किस वाले केस में रहेगा? तो इस वाले केस में सबसे ज़्यादा डेल्टा एक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी है, वो सबसे ज़्यादा है। तो आया समझ में? आशा है समझ में आया होगा, बढ़िया था। ये सवाल भी देखिए, ये तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि ये पास में ये वाला पार्ट में फ्रिक्शन है, ये वाला पार्ट में फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे रोलिंग करता है, रोलिंग करता है, तो आपको मालूम है जो रोलिंग फ्रिक्शन है कुछ काम करता नहीं है, मतलब डज नॉट डू एनी वर्क। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, है ना, ये तो सेम ही रहेगी। बट इसके ऊपर जैसे ही ये गया, ऐसे इधर गया यहाँ पे, तो ये तो ओमेगा तो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ओमेगा जो है बढ़ती जा रही है, ओमेगा बढ़ती 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 सबसे बढ़ती यहाँ गई। बट अभी जब इधर गया तो भी तो सेम ओमेगा रहेगी, क्योंकि इधर तो फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इस ओमेगा को कम करने वाला तो कोई नहीं है, तो ये तो पार्ट सेम रहा। अब अगर ये पार्ट सेम रह गया, मतलब यहाँ पे तो देखो भैया, यहाँ पे तो जीरो वेलोसिटी से गया था। मान लो फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता, चलो अच्छा है यार, क्वेश्चन तो बढ़िया बन गया। मुझे लगा इसे लल्लू पंजू है, नहीं लल्लू पंजू नहीं है, बढ़िया सवाल। चलो एक बार देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये पार्ट है ऐसे, यहाँ तक सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक बॉल गिराई, ये सेंटर तक यहाँ पे फ्रिक्शन है। फिर पूछा बॉल यहाँ तक कहाँ तक आएगी, हाइट जो एच होगी, ये इस वाली हाइट से, जो हाइट एच है, इससे ज़्यादा तक जाएगा, कम तक जाएगा, या उतने तक जाएगा। तो देखो यहाँ ज़ीरो से गिराया गया, यहाँ पे जब आया, तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आया, तो इसके पास दो एनर्जी होंगी काइनेटिक एनर्जी की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ठीक है। अब जब इधर चल रहा है, इधर चला, यहाँ तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, मतलब इसके पास जो एनर्जी थी वो थी एम जी एच, है ना, ये किसको इक्वल होगा, एम जी एच के। अब जब इधर जा रहा है, तो मान लो h1 तक आया, जहाँ पे कि इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, ज़ीरो हो गई, यही पूछा है ना। तो अब अगर मैं देखो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे किसी हाइट तक बात करूँ, यहाँ पे ठीक है, सेम यहाँ पे, हाँ, तो अब चूँकि सेम हाइट पे हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो तो v यहाँ पे भी होगी और वही v यहाँ पे भी होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की एनर्जी की बात करूँ तो क्या होगा, mgh1 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 मान लो, ओमेगा 1। अब दूसरा जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट राइट साइड में है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूँ तो कितना लिखूँगा मैं,
हाइट तो सेम है, तो मैं लिखूँगा, अरे यार, मैं लिखूँगा mg(h1) प्लस वेलोसिटी भी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? जितना यहाँ से वहाँ गया है तो वहाँ से आया, प्लस, लेकिन प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को मैं ओमेगा मैक्स लिख देता हूँ, ये ओमेगा मैक्स मान लो यहाँ पे है। अच्छा, इसको चलो ठीक है, अगर ऐसे ना देखें तो हम लोग ऐसे देखते हैं इसको कि मान लो एज्यूम करते हैं कि जो हाइट यहाँ तक गया, ये h और ये h सेम है, यहाँ पे जाके क्या हो गया, ये यहाँ पे जाके घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, क्योंकि ओमेगा तो जीरो नहीं होगी, घूमते जा रहा है। v तो जीरो हो गई, दोनों की v जीरो हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की एनर्जी लिखूँ, है ना, मान लो इसी को बेस मानता हूँ, तो दोनों पे पोटेंशियल जीरो हो गई। यहाँ पे जो एनर्जी जीरो थी ना, यहाँ पे जीरो थी, वेलोसिटी जीरो थी, बट यहाँ पे तो हाइट है, यहाँ पे तो ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ओमेगा, कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब थोड़ा सा तो नीचे रहना पड़ेगा इसको। ये हाइट h जो ये एनर्जी के रूप में आ रही है, मतलब जो एनर्जी इसकी जो आई ओमेगा स्क्वायर है, जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके कॉस्ट पे ही रहेगी। कुछ तो हाइट है, तो यहाँ पे कम हाइट तक ही जा पाएगा, ये इक्वल हाइट तक नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, ये ओमेगा, यहाँ के बाद तो ये ओमेगा ख़त्म ही नहीं हो रही है, ओमेगा ओमेगा घूम रहा है। ओमेगा एक जाते जाते वी तो जीरो हो गई, बट ओमेगा जीरो नहीं हुई है। इसका मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अच्छा, अगर मैं, चलो सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन, अगर मैं ये पॉइंट मानूँ, बेस पॉइंट ये मान लेता हूँ, जहाँ से कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बेस मानता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगी, mgh। अब यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन आ रही है, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mgh1। मान लो मैंने h1 किया। अब आप सिंपल सा ये इक्वेशन देखिए, mgh हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mgh1, तो यहाँ आपको डेफिनेटली h1 जो है h से कम होनी पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म आपका थोड़ा ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, तो आपका h1 h से कम होता रहेगा। ठीक है, घुमा फिरा के मैंने 3-4 तरीके से बताया, जैसे आपको समझ में आया हो उसे आप समझ लीजिए, बट एक अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट फॉर्म में MCQs में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए।